स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में डीएस स्टार्ट किए थे, थोड़ा जनरल इंट्रोडक्शन देखा था हमने चैप्टर का। डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनका डेफिनेशन, उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसमें 4 सीरीज पढ़ना था उनको, 3D 4D 5D 6D। सबके पहले और आखिरी एलिमेंट लिखे थे, उनके एटॉमिक नंबर सीखे थे अपन, राइट। एंड देन हमने कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक लिखी थी, तकरीबन शायद 12-15 जनरल कैरेक्टरिस्टिक थी, जो ये सारे डी ब्लॉक एलिमेंट शो करते हैं। अब एक एक को फोकस करके देखना है कि वेरिएशंस कैसे होते हैं प्रॉपर्टीज में। जैसे अगर साइज है तो साइज में कैसा वेरिएशन है इन अ पीरियड, इन अ ग्रुप। जो जनरल सा अपन 11th क्लास में पढ़ चुके हैं कि एक ग्रुप में जब ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज बढ़ता है, और जब एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज घटता है, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ जगह थोड़ा बहुत डिसिमिलैरिटीज है बोल सकते हैं, या कुछ बिहेवियर अलग है, तो उसके कुछ रीजंस अपन पढ़ेंगे एक एक हर एक प्रॉपर्टी में जो अपन लास्ट क्लास में देखे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपन रेडियस से, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस हेड डालिए सब, ठीक है। सबसे पहले यहीं से स्टार्टिंग करेंगे, लिखेंगे इसमें पॉइंट वाइज लिखेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन लिखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट लिखना है इसमें, एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई of the transition metals, atomic radii of the transition metals lie in between, lie in between, lie in between those of S and P block elements, those of S and P block elements, those of S and P block elements। ये हमने क्लास में भी डिस्कस किया था ना, एस से छोटे होंगे, पी से बड़े होंगे, ठीक है, क्योंकि साइज डिक्रीजेस इन अ पीरियड, ठीक है। ओके, पी ब्लॉक एलिमेंट फुल स्टॉप। सेकंड पॉइंट, generally the atomic radii of d block elements, generally the atomic radii of d block elements, generally the atomic radii of d block elements in a series decrease with, in a series decrease with, in a series decrease with increase in atomic number, decrease with increase in atomic number, but ये यहाँ से थर्ड मिस आएगा ना, but the decrease in atomic size, but the decrease in atomic size is small, but the decrease in atomic size is small after midway, after midway, after midway. For example, in 3D transition series, in 3D series भी लिख सकते हैं। For example, in 3D series, the radius decreases from scandium to chromium. The radius decreases from scandium to chromium. Decreases from scandium to chromium. But after that, it remains almost same. For example, in 3D series, the atomic radius of the metal decreases from scandium to chromium. After that, it remains almost same. जबकि न्यूक्लियर चार्ज तो तब भी बढ़ रहा है, राइट। एटॉमिक नंबर तो तब भी बढ़ रहा है ना, क्रोमियम के बाद भी, बट उसके बाद जो साइज है ना वो ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। मैंगनीज, हाँ हाँ, उन सबका साइज मैंगनीज आयरन में तो लगभग सेम है, 126 pm, जबकि वो दोनों आजू बाजू वाले मेटल, तो थोड़ा तो डिक्रीज होना चाहिए था, ठीक है। तो उसका रीजन लिखेंगे अपन इसी में, इसी पॉइंट में हाइफन डाल के लिखना, इन द बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग मतलब किसकी बात कर रहे हैं अपन, स्कैंडियम से क्रोमियम तक। ये इसी पॉइंट का रीजन लिख रहे हैं ना अपन कि ऐसा क्यों हो रहा है। पॉइंट समझ गए ना सर, कि स्कैंडियम से क्रोमियम तक डिक्रीज हुआ, अब क्रोमियम के बाद कॉपर तक, जिंक का फिर हाई हो जाएगा ना, कई जगह फिर पढ़ेंगे।
क्रोमियम से कॉपर तक लगभग सेम है सबका, ठीक है। या डिक्रीज भी हो तो वो 1 pm का फर्क है, बस 1 pm का फर्क है, ज्यादा नहीं है। तो ये क्यों हो रहा था ये लिखते हैं, ठीक है। In the beginning, the atomic radius decreases. In the beginning, the atomic radius decreases with the increase in atomic number. With the increase in atomic number. With the increase in atomic number, as the nuclear charge increases. As the nuclear charge increases. As the nuclear charge increases. ठीक है, ये तो ठीक है ना पॉइंट। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो वो आपकी वाले शेल को ज्यादा तेजी से खींचेगा। अब इसका काउंटर इफेक्ट शील्डिंग इफेक्ट करता है, ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट क्या करेगा, वो डी को दूर करने की कोशिश करेगा, जो इसको डी को पास करने की कोशिश करेगा, डी को दूर करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो whereas the shielding effect of d electron is small, whereas the shielding effect of d electrons is small. अपना आउटर मोस्ट शेल क्या है यहाँ पे, 4s है। जब मैं 3D सीरीज की बात करूं तो व्हाट इज द आउटर मोस्ट शेल, 4s, राइट। हाँ ठीक है, अभी डी इलेक्ट्रॉन्स कम है ना, कितना है, 3d1 3d2 3d3 3d4, और क्रोमियम का थोड़ा एक्सेप्शन है तो 3d5 तक। इसके बाद डी में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे ना, 6 7 8 9 10। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो 4s को अगर ये इलेक्ट्रॉन रिपेल करके दूर कर रहे हैं, इसी को शील्डिंग बोलते हैं। 3d विल रिपेल 4s ताकि 4s दूर हो जाए, दैट इज द आउटर मोस्ट ऑर्बिट का। एटॉमिक रेडियस का डेफिनेशन क्या होता है, न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट ऑर्बिट का डिस्टेंस। अभी हमारा आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या है, 4s, और 3d है इनर वाला। ये d4 को अगर रिपेल करके पीछे करता है, न्यूक्लियस से बचाता है, तो साइज बढ़ेगा। तो यहाँ दो इफेक्ट हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से 4s पास आ रहा है, डी में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने से 4s दूर जा रहा है, काउंटर इफेक्ट। अगर ये काउंटर इफेक्ट बराबर है तो कोई चेंज नहीं होगा साइज में, दे विल बी सेम। तो यहाँ पे एक्चुअली मैंगनीज और आयरन में बीच में यही हो रहा है, जितना न्यूक्लियर चार्ज खींच रहा है ना, उतना ही डी इलेक्ट्रॉन्स उनको रिपेल करके पीछे कर रहा है। काउंटर काउंटर एक्ट, समझ रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज अंदर कर रहा है, ये बाहर कर रहा है, तो लगभग साइज सेम होगा, ठीक है। क्या लिखिए, वेयर एज द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इज स्मॉल। ये स्मॉल कब तक का है, शुरू में, इसमें भी शील्डिंग नहीं था इसलिए वो छोटे हुए, पहले 4 छोटे थे, ठीक है। तो आफ्टर मिडवे, आफ्टर मिडवे मैं बोल रहा हूँ, जैसे स्कैंडियम में 3d1 आया, अभी एक ही इलेक्ट्रॉन था, 4s में 2 था, तो वो रिपेल नहीं कर पा रहे थे, एक ही इलेक्ट्रॉन 2 को कैसे रिपेल करेंगे। 2 आया, 3 आया, 4 5 तक उतना ज्यादा रिपल्शन नहीं था, तो इसलिए साइज डिक्रीज हो रहा था बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर। अब ये बोल सकते हो कि इस समय शील्डिंग इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज को अपोज नहीं कर पा रहा है, या उसको काउंटर इफेक्ट नहीं दे पा रहा है, ठीक है। पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स अब बढ़ेंगे ना, 3d6 3d7 8 9 10 पूरा आएगा, तो अब डी में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, 4s में तो उतने ही है, 1 या 2, तो अब रिपल्शन यानी कि शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, तो उससे वो न्यूक्लियर चार्ज वाले इफेक्ट को कम कर रहे हैं। शील्डिंग इफेक्ट दोनों अपोजिट चीजें, ये तो समझ में आ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज आखिरी शेल को अंदर खींच रहा है, तो शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स आखिरी शेल को बाहर कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है तो रिपेल करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। स्क्रीनिंग इफेक्ट, वही इसका दूसरा नाम स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। ओके, आफ्टर मिडवे एज द इलेक्ट्रॉन एंटर्स, after midway as the electron enters the last but one shell, the last but one shell, meaning वही 3D, last but one shell, comma, the added d electrons, the added d electrons, the added d electrons shields the outermost electron, shield the outermost electron. मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे जैसे डी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है।
ठीक है, वो भी रेजोल्यूशन से क्या लिखना, hence with the increase in d electrons, hence with the increase in d electrons, hence with the increase in d electrons, shielding effect increases. तो ऐसा जिसको shielding effect नहीं समझ में आ रहा है कि क्या है shielding, hence with the increase in d electrons, shielding effect increases. ठीक है, हाँ बोल सकते हैं, क्योंकि अपन जब मेल्टिंग पॉइंट पढ़ेंगे तब भी इसका रीजन उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही होगा कि उनके पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, तो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बनेगी, इसलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। पैरामैग्नेटिक के लिए भी वही रीजन होता है, कलर के लिए भी वही रीजन होता है, साइज के लिए लिख ही रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्लेस, तभी तो डी ऑर्बिटल का मेन पार्ट है ना, ये डी ऑर्बिटल पी वाले में और एस वाले में एब्सेंट था या फुलफिल्ड था, तो इसलिए वहां पे ये सारी प्रॉपर्टीज वो नहीं शो कर पाए कलर्ड वाली। ठीक है, ओके, तो स्टॉप, दिस काउंटर बैलेंसेस द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, दिस काउंटर बैलेंसेस द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज तो अभी भी बढ़ रहा है, बट शील्डिंग इफेक्ट उसको काउंटर बैलेंस कर रहा है। दिस काउंटर बैलेंसेस द increased nuclear charge. As a result, atomic radii remain practically same. As a result, the atomic radii remain practically same. As a result, atomic radii remain practically same after chromium. After chromium. आफ्टर क्रोमियम, क्रोमियम तक देखो, स्कैंडियम का मैं साइज बता रहा हूँ, ऐसे सुन लो, ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है सबका, बट एक ट्रेंड समझ में आना चाहिए। जैसे स्कैंडियम का 162 पिकोमीटर होता है, उसके बाद जो आपका टाइटेनियम है टीआई, उसका 147, मतलब डिग्रीज हो रहा है, दिख रहा है आपको डिग्रीज होता हुआ, लगभग 15 पीएम का फर्क आया ना दोनों के बीच में। फिर 147 से हो गया 134 वैनेडियम में, यहाँ भी डिग्रीज हो रहा है 13 पीएम का। फिर वैनेडियम से क्रोमियम में 127, 7-8 पीएम का फर्क है यहाँ पे। बट इसके बाद से मैंगनीज 127 क्रोमियम का, मैंगनीज है अगला 24 25, तो उसका है 126, सिर्फ 1 पीएम का फर्क। आयरन का सेम है 126। और अब यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट और न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट एकदम बराबर हो गया, तो काउंटर बैलेंस बोल रहे हैं ना अपन, एकदम बराबर हो गया, तभी मैंगनीज और Fe के साइज में कोई फर्क ही नहीं, 126 पीएम 126, समझ रहे। उसके बाद में भी कोबाल्ट में देखो, नहीं पढ़े थे अपन, Fe के बाद CO और Na आता है, निकल के बाद कॉपर और उसके बाद जिंक। तो Fe के बाद CO आएगा, उसका है 125, निकल का है 124, कम हो रहा है बट एक पीएम का ही फर्क है। और कॉपर का भी और निकल का बराबर 124 120। उसके बाद जिंक का बढ़ जाएगा 130, ये एक अलग ट्रेंड हो गया फिर से, क्योंकि एंड का एलिमेंट फिर से बड़ा हो जाएगा। मतलब इनका ग्राफ कैसे बनेगा, अगर आप ग्राफ देखोगे आपके बुक में इसके ग्राफ बने हुए हैं, तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, पहले साइज डिक्रीज हो रहा है, फिर साइज इंक्रीज हो रहा है, जिंक में अचानक से साइज बढ़ जाएगा। हाँ, 3D में जिंक का सबसे ज्यादा। चलो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाँ वो भी एक रीजन है, एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ चुका है। चलो नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट को समझना आ गया, सेकंड पॉइंट। चलो थर्ड पॉइंट लिखते हैं। थर्ड पॉइंट वही होगा कि सीरीज के एंड वाला एलिमेंट सबसे बड़ा है। ठीक है, देखो थर्ड पॉइंट, एट द एंड ऑफ द पीरियड, एट द एंड ऑफ द पीरियड, एंड ऑफ द पीरियड मतलब हम सीरीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, नहीं नहीं मैं बता रहा था, बुक में दिया, आप लोग चाहो तो देख सकते हैं। हाँ, एट द एंड ऑफ द पीरियड there is a slight increase in the atomic radii. At the end of the period, there is a slight increase in the atomic radii.
इसका हाइपर देखेंगे रीजन इसका near the end of series near the end of series near the end of series the increased electron repulsions near the end of series the increased electron repulsions between added electrons in the same orbitals near the end of series सबसे ज्यादा डी इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे ना एंड में तो रिंग पूरा फुलफिल है पूरे 10 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन मैक्सिमम होगा न्यूक्लियर चार्ज को ओवरकम कर जाएगा इससे साइज बढ़ रहा है so near the end of series the increased electron repulsions between added electrons in the same orbitals are greater than the attractive forces due to increased nuclear charge. This results in increase in atomic radius. इस चैप्टर से सब लगभग गिव रीजन टाइप के क्वेश्चन ही आएंगे ना ये ऐसा क्यों हो रहा है या ये इससे ज्यादा क्यों है कैरेक्टर वाइज इससे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये क्यों है तो सारे गिव रीजन वाले क्वेश्चन ही आएंगे ठीक है हाँ बेसिकली तो रीजन देगा कि वहाँ पे दोनों न्यूक्लियर चार्ज का अट्रैक्शन और शील्डिंग इफेक्ट लगभग बराबर है कोई साइज में फर्क नहीं आ रहा है स्टेबिलिटी का बोल सकते हैं अपन कि वो स्टेबल रहते हैं बहुत सारे हाँ तो वो तो एफ ब्लॉक में आ जाएंगे ना इसके 6D के लिए एफ के हैं ये यूरेनियम बेरिलियम सब एफ में है वही थोड़ा अनस्टेबिलिटी ज्यादा है वहां पे हाँ नेक्स्ट पॉइंट Fourth, the atomic radii increase down the group. Fourth point लिख रहे हैं अपन ना radius में. The atomic radius increase down the group. ये तो होता है ना कि number of shells बढ़ रहे हैं. Increase down the group. This means that atomic radii of second series second की जगह 4D लिख सकते हो है ना कोई कंफ्यूजन और second series क्या है the atomic radii of 4D series are larger than those of 3D series atomic radius of 4D series are larger than those of 3D series ये तो ऑब्वियसली चीज है जो हम पढ़े भी हैं बट अब थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा कि 5D के जो है वो 4D से बड़े नहीं है ठीक है but the atomic radii of 4D series and 5D series are almost the same. क्या आपका लेंथ और कॉन्ट्रैक्शन आएगा क्योंकि अपन जब देखते हैं कि 5D में आपका पहले लैंथनम है उसके बाद सारे 4F में बढ़ाएंगे 4F में कंटिन्यूअस डिक्रीज होता है साइज का वहां भी वही रीजन होगा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है ना पर 4 में शील्डिंग इफेक्ट और होता है तो वहां पे साइज एक्चुअली
क्या होगा, डिक्रीज ही होगा, क्योंकि शील्डिंग नहीं है, शील्डिंग होगा तो साइज बढ़ता है, शील्डिंग पुअर होती है तो साइज बढ़ेगा नहीं, साइज घटेगा तो न्यूक्लियर चार्ज हावी हो जाएगा उसके ऊपर, कोई रिपेल करने वाला नहीं, सिर्फ अट्रैक्ट करने वाला, ये न्यूक्लियर से साइज खराब होता जाएगा, और फिर जब हम ऊपर आते हैं वापस थ्रू आउट द 4f थ्रू आउट 4f सीरीज साइज कम होता रहा, जैसे आप ऊपर आओगे तो आपको जस्ट उसके ऊपर वाले एलिमेंट का और इस वाले एलिमेंट का साइज लगभग सेम लगेगा, मतलब 4D और 5D का साइज लगभग सेम है, जबकि 5D का साइज बड़ा होना चाहिए था, बिकॉज शेल तो एक्स्ट्रा हो रहा है ना, ठीक है, तो इसका रीजन लिखना नीचे, since in the atoms of since in the atoms of since in the atoms of इसी का रीजन लिख रहे हैं पॉइंट पर, since in the atoms of 4D series 4D series since in the atoms of 4D series the number of shells increases the number of shells increases the number of shells increases comma their atomic radii are larger than those of 3D series, their atomic radii are larger than those of 3D series. ये हमने पहले पॉइंट पे लिखा है, बट से पहले वाला, और पॉइंट में अपन दो सेंटेंस लिखे हैं ना, एक 2D 3D को कंपेयर किए हैं, सॉरी 3D 4D को कंपेयर किए हैं कि 4D वाले एलिमेंट से बड़े होंगे, उसका रीजन ये लिखा है, ठीक है, अब 4D 5D में इक्वल क्यों होगा उसका रीजन आप लिख रहे हैं, समझ रहे हो ना, ठीक है, नेक्स्ट लाइन में द एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट ऑफ, हाँ ये सेकंड सेंटेंस का रीजन है, बट द करके जो अपन लिखे ना ऊपर उसका रीजन है, वो जो आप लोग लेंथ और कॉन्ट्रैक्शन बोल रहे हैं ना, हाँ द एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ 4D and 5D, the atomic radii of the elements of 4D and 5D are nearly same are nearly same due to lanthanide contraction. ये क्वेश्चन पक्का आएगा एग्जाम में, है ना, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का एक क्वेश्चन अपन एक्सपेक्ट करके चलेंगे डी और एफ ब्लॉक, ठीक है, लैंथेनाइड या लैंथेनॉइड, एनओआईडी बोल सकते हैं, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन मतलब साइज का कम होगा, ठीक है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है क्या, इसके बारे में भी लिखते हैं अपन, लैंथेनॉइड में फिर से पढ़ेंगे, ठीक है, बट यही पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो लिखना नीचे the regular decrease in the regular decrease in the atomic and ionic radii of the regular decrease in the atomic and ionic radii of lanthanoids with increasing atomic number is known as lanthanoid contraction. तो ये हम F ब्लॉक में लिख सकते हैं, F ब्लॉक में ही तो होगा नहीं, कोई भी D ब्लॉक का देखो अपन रीजन बता रहे हैं कि जब वो 14 पार करके वापस ऊपर आएगा तो वो लगभग साइज उसके जैसा ही है, तो मतलब सारे लैंथेनाइड तो एक्टिनॉइड के साइज करेंगे, ऊपर नीचे वाले लैंथेनॉइड तो आपस में एक्टिनॉइड्स नहीं वही होगा, कुछ साइज F ब्लॉक में होगा, हाँ एफ ब्लॉक में होगा, मतलब अपन लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एफ ब्लॉक में ही पढ़ेंगे, ये एक्चुअली आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो ये एफ ब्लॉक की तो डेफिनेशन कि पूरे 14 एलिमेंट्स के रेगुलर डिक्रीज हो रहा है साइज का, इसी को अपन लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोल रहे हैं बिकॉज़ ऑफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ ब्लॉक, एफ सबशेल, डी वाले शील्डिंग कर पा रहे थे, बट एफ का एक रीजन है उसका शेप के कारण भी वहां पे शील्डिंग प्रॉपर नहीं हो पाती, ठीक है, इसका रीजन लिखना नीचे, as we move from hyphen डाल के लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के बाद ही लिख रहे हैं, as we move along the lanthanoids,
as we move along the lanthanoids, the nuclear charge increases, the nuclear charge increases, the nuclear charge increases by 1 unit, by 1 unit. Full stop. The new electron is added into the new electron is added into 4f. The new electron is added into 4f. The new electron is added into 4f. So as a result, as a result, as a result, the attraction on the electrons, as a result, the attraction on the electrons by the nucleus increases. As a result, the attraction on the electrons by the nucleus increases, and this tends to decrease the size. And this tends to decrease the size. And this tends to decrease the size. So further, as the new electron is added into F subshell, further, as the new electron is added into the, further, as the new electron is added into the F subshell, further, as the new electron is added into the F subshell, there is imperfect shielding. There is imperfect shielding. The reason में ही imperfect shielding आती है. तो मैं कल बोला ना कि इसे lantern contraction लिखने में भी चलेगा. तो आप बोला ना कि नहीं सर दोनों ही खत्म नंबर मिला. इसका reason में ही imperfect shielding आता है. Lantern contraction का reason ही है imperfect shielding of F. Further, as the new electron is added into the F subshell, there is imperfect shielding of one electron by another. There is imperfect shielding of one electron by another in this subshell. In this subshell. Due to the shapes of these F orbitals. Due to the shapes of these F orbitals. वैसे भी 4f है, 4f 5 और आपका ये 4f के बाद आएगा आपका 5d और फिर आपका 6s. तो बहुत दूर भी हो रहा है ना, ये भी रीजन है कि शील्डिंग नहीं कर पा रहे 6s का. 4f के बाद 5d है, 5d के बाद 6s है, तो 6s को शील्ड करना, राइट. तो एक तो डिस्टेंस भी है और ऊपर से s का शेप भी है. ठीक है, तो स्टॉप. दिस इम्परफेक्ट शील्डिंग इज अनेबल टू, this imperfect shielding is unable to, this imperfect shielding is unable to counterbalance the effect of, this imperfect shielding is unable to counterbalance the effect of increased nuclear charge. Increased nuclear charge. Stop. That's right. Hence, the net result is a contraction in the size. Hence, the net result is a contraction of size. Contraction of size. Though the decrease is very small. Though the decrease is very small. Though the decrease is very small. अगर अपन लैंथनम देखो, लैंथनम का साइज होता है 187 पिकोमीटर, 187 पिकोमीटर. और जब पूरा लैंथनॉइड होके जब वो वापस ऊपर आता है 72, 57 तो आपका लैंथनम है.
58 से लेके 71 तक लैंथेनॉइड्स लगा। जब जैसे 72 आता है हैफ्नियम, उसका 159 है, और उसके जस्ट के ऊपर है जर्कोनियम 160, डिक्रीज हो गया उनका। जबकि जब अपन ग्रुप से ऊपर से नीचे आते हैं तो इंक्रीज होना चाहिए ना साइज। मतलब जिरकोनियम जो ऊपर है उसका 160 है, ठीक है, और जो हैफ्नियम जो उसके जस्ट नीचे है 72, उसका 159 होगा। रीजन लैंथेनॉइड होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कितने पॉइंट हो गए? हाँ 5 और डी, हाँ वहां पे अपन एक्टिव और कॉन्ट्रैक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। 4 पॉइंट हो गया। नेक्स्ट 5th पॉइंट लिखना। The trend followed by ionic radii is the same. The trend followed by ionic radii. The trend followed by ionic radii is the same as that followed by atomic radii. The trend followed by ionic radii is the same as that followed by atomic radii. As that followed by atomic radii. Okay, next one. In general, 6 1. In general, the ionic radii decrease. In general, the ionic radii decrease with increase in oxidation state. In general, the ionic radii decrease with increase in oxidation state. With a decrease in oxidation state. Increase oxidation state, radius decreases. Okay. In general, atomic radii decreases with increase in oxidation state. इसका क्या मतलब हुआ? और इसका रीजन क्या हुआ? मतलब एक आपका मेटल आयन है N2 प्लस वाला, इसने एक इलेक्ट्रॉन और लूज किया तो वो बनेगा M3 प्लस, राइट। और वहां यहाँ क्या बोल रहा है कि साइज जो है वो इसका बड़ा होगा। विद इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट रेडियस डिक्रीजेस। डिक्रीज हुआ ना, टी वाले का छोटा बोल रहा होगा क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है उसकी। इसका रीजन क्या हो सकता है? तो उससे शील्डिंग इफेक्ट क्या रीजन है? इसमें तो अपन ये बोल रहे हैं कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया है। नेट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, पहले वही न्यूक्लियस 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था फॉर एग्जांपल, अब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो अब उसको सिर्फ 9 को ही खींचना पड़ रहा है, तो ज्यादा अच्छे से नहीं खींचेगा। न्यूक्लियर चार्ज कम नहीं हुआ, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। शील्डिंग इफेक्ट का रीजन यहाँ पे आएगा ही। एक्चुअली शील्डिंग इफेक्ट अपन क्यों बोल रहे हैं? आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है ना, शील्डिंग तो 3D करता है, 4s का बाहर आया है और शील्डिंग कौन करता है? 3D करता है हमारा, ठीक है। यहाँ भी यहाँ मेन रीजन होगा न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना। नेट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, राइट। पहले वही न्यूक्लियस जितने इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था, अब उतना ही वही न्यूक्लियर चार्ज कम इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो ज्यादा जोर से नहीं खींचेगा, ठीक है। ओके, तो इसका रीजन लिखना क्या लिखे? इन जनरल द आयनिक रेडियस डिक्रीज विद इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो स्टॉप thus the ionic size of thus the ionic size of thus the ionic size of M3 plus ऊपर चार्ज M3 plus cation are smaller than those of M2 plus cations. M2 plus cations. What's the reason? This is because the ionic radius decreases with increase in effective nuclear charge. This is because the ionic radius decreases. This is because the ionic radius decreases with increase in effective nuclear charge. ठीक है।
तो ये तो एक ही मेटल के दो अलग अलग स्टेट की बात हो रही है ना, मतलब स्कैंडियम 2+ और स्कैंडियम 3+ में स्कैंडियम 2+ बड़ा होगा, स्कैंडियम 3+ छोटा होगा। पर अगर मैं एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दूं अलग अलग मेटल्स की, जैसे Sc3+, Mn3+, Fe3+, तो यहाँ एटॉमिक नंबर पे डिपेंडेंसी होगी, जैसे एटम की होगी, समझ रहे? ऑक्सीडेशन स्टेट सबकी सेम ले रहा हूं मैं, पर नंबर ऑफ एटम्स अलग अलग, तो वहां पे जिसका एटॉमिक नंबर बड़ा होगा उसका साइज छोटा होगा, क्योंकि वहां अगेन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। ठीक है, वो तो जनरल ट्रेंड जैसे अपना एटम का था वैसे ही चलेगा। हम बस यहाँ ये बात कर रहे हैं कि अगर एक ही मेटल के दो आयन को कंपेयर करना होगा तो हम क्या करेंगे, Fe2+, Fe3+, और जो है ना Sc2+, Sc3+, इसमें साइज का क्या डिफरेंस है? ठीक है, चलो लास्ट लास्ट पॉइंट। हाँ हाँ, कंपेयर 2+ कंपेयर करोगे तो जिंक 2+ है पूरा। जैसे एटम का वैसे ही होगा, पहले डिक्रीज होगा फिर जिंक में इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट सुन लो, बस लिखने की जरूरत नहीं है, सुन लेना। The ionic radii of transition metals are smaller than those of representative elements, यानी कि S से छोटे होंगे। जैसे S एटम भी बड़ा है तो आयंस भी S भी बड़े होंगे। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। S बड़ा होता है ना, S ब्लॉक के एटम्स बड़े हैं, E का छोटा होगा, E का और छोटा होगा, राइट? यहाँ कोई आयन से भी सेम बोल रहा है कि S जो आपके D के जो आयन है उनका साइज S वाले आयन से छोटा होगा। ये तो जैसे एटम में था वैसे ये नहीं लिख पा रहा हूँ। तो सेकेंड प्रॉपर्टी का बात करते हैं, मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर, ये सेकेंड प्रॉपर्टी है ना, अपन जो कल 13 पॉइंट्स लिखे हैं उसमें ये सेकेंड पॉइंट। पूरे 13 इसलिए भी कहते हैं, 13 के 13 हाँ ये नहीं ज्यादा है। तो है ही ना, तो कैसे करोगे बताओ? ये कुछ कुछ छोटे पॉइंट्स है, कैटालिटिक वाला पॉइंट छोटा है, कलर्ड आयन वाला पार्ट छोटा है ना? फिर एक जो एलॉय फॉर्मेशन था वो छोटा है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स वाले पॉइंट छोटे हैं। जो मेन पॉइंट है ना वो क्या क्या आपको बता रहा हूँ, एक रेडियस वाला, ये वाला जो अपन एक लिखेंगे, फिर एक आयनाइजेशन पोटेंशियल, वो थोड़ा बड़ा पॉइंट है। एक फिर हमने कल बात की थी ना कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिसाइड करता है कि कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, वो एक पॉइंट बड़ा है। ये 3 पॉइंट्स थोड़े बड़े हैं, बाकी सारे छोटे हैं। ठीक है, पर सारे हाँ मेल्टिंग पॉइंट वाली पॉइंट ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं है। वो मेटालिक कैरेक्टर अगर समझ में आ जाए ना तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट आसान होता है। रीजन तो सर देखिए तो हाँ, तो मैं ऐसा नहीं लिख पा सकता ना। हाँ, एफ ब्लॉक छोटा है, वो करो ना, पढ़ते हैं ना, एक वीक में तो हो जाएगा ना, कोर्स को ऐसे कर रहे हो। ठीक है, चलो इतना दिन छुट्टी मना के आया तो क्या है। हाँ चलो, मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर ऑलरेडी वो डेफिनेट पॉइंट हमने लिखा है कि एक्सेप्ट मर्क्यूरी, बाकी सब मेटालिक कैरेक्टर शो करते हैं, जैसे कि लक्ष्य होगा, फिर सॉलिड स्टेट में होंगे, उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा, मैलिबल होंगे, डक्टाइल होंगे, सब शो करेंगे एक्सेप्ट मर्क्यूरी। ठीक है, और उसका रीजन क्या होता है कि उनमें मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होती है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डी सबशेल है। अगेन डी सबशेल के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन्स अपने ही एटम के दूसरे अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग करते हैं, इसको अपन मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं। मेटालिक बॉन्ड अपन पढ़े हैं केमिकल बॉन्ड में, क्या होती है मेटालिक बॉन्ड? जो मेटल के अंदर ही आयंस, दो आयंस के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स फंसे हुए बोल सकते हैं आप, जिसको अपन कर्नल्स और सी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बोलते थे। तो अगर ये आपका एक मेटल ब्लॉक है तो उसके अंदर बहुत सारे इस टाइप के कर्नल्स होंगे, इनको कर्नल्स बोला जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन्स यही निकल के यही घूम रहे हैं। जैसे स्कैंडियम की अगर मैं बात करूं तो स्कैंडियम के ब्लॉक में सब Sc3+, Sc3+, Sc3+ होंगे, और हर स्कैंडियम से 3-3 इलेक्ट्रॉन यहाँ बिखरा हुआ होगा। अब क्यों एक मेटल कर्नल दूसरे मेटल कर्नल को रिपेल नहीं करता, क्योंकि उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स हैं जो उनको बाइंड किए हुए हैं, इसी को अपन मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं। यहाँ पे दो चीजें हैं, एक मेटालिक कर्नल यानी कि पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, और दूसरा सी ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स। हर एटम अगर 2-2, 3-3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उस ब्लॉक में ना जाने कितने एटम्स होंगे, राइट? अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूँ, मैं 27 ग्राम एल्यूमिनियम ले रहा हूँ तो उसमें ही 6.022 into 10⁻23 एटम्स है एल्यूमिनियम। अब हर एक एटम अगर 2-2 इलेक्ट्रॉन, 3-3 इलेक्ट्रॉन देगा ना, एल्यूमिनियम तो Al3+ होता है, अगर हर एक एटम 3-3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो 3 into एवोगाड्रोस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है।
समझ रहे हैं? तो इन इलेक्ट्रॉन में बॉन्डिंग कैसे होती है? अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो वो बॉन्डिंग कर लेते हैं। तो डी वाले में भी अपन यही पढ़ेंगे कि जितना अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होगा ना उतना ज्यादा बॉन्डिंग मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करेगा, इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। और उसके भी और ज्यादा होंगे जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। यही रीजन अपन मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में भी देने वाले हैं, क्योंकि जिनका मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, वो जल्दी पिघलेंगे नहीं। समझ रहे? और वो कौन होंगे? जिनके पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, डी है। हाँ ठीक है, देखो उसमें मेटालिक इलेक्ट्रॉन है एक्सेप्ट फॉर मर्क्यूरी, एक्सेप्ट फॉर मर्क्यूरी, except for mercury, all transition elements have typical metallic character. Except for mercury, all transition elements have typical metallic character. तो जो स्ट्रक्चर्स पढ़ते थे ना, एचसीपी, एफसीसी, पीसीसी, तो वैसे ही स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियोफाइल स्ट्रक्चर है। तो मर्क्यूरी गोल्ड 10.4 डिसॉल्व कर लेता है ना, मर्क्यूरी क्या 10.4 गोल्ड की डिसॉल्व कर लेता है, गोल्ड और सिल्वर प्लस सब क्यों? मतलब मेटल मेटल को कैसे डिसॉल्व कर सकता है? कि वो लिक्विड स्टेट में ना एक तो इससे एक्सेप्शन है। हाँ तो स्टॉप, नेक्स्ट लाइन में लिखना transition elements have transition elements have transition elements have transition elements have relatively low ionization energies. Transition elements have relatively low ionization enthalpies, the energies, relatively low ionization energies, and have one or two electrons in their outermost shell, and have one or two electrons in their outermost shell, and have one or two electrons in their outermost shell. वही 4s1 4s2, 4d सीरीज की बात करूंगा तो 5s1 5s2, एक या दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है उनकी। एस के रेस्पेक्ट में बोल सकते हैं कम होती है, जैसे एस के रेस्पेक्ट में तो कम होगी ना इनकी एनर्जी, नहीं ज्यादा होगी, ज्यादा होगी, हाँ ज्यादा होगी। हाँ आपस में कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, मतलब एक दूसरे मेटल्स में या फिर आप पी ब्लॉक से कंपेयर कर लो, बट इनकी आयनाइजेशन काफी लो होगी। हाँ एस से लो नहीं होगी, एस से ज्यादा होगी, ये साइज छोटा है ना, ज्यादा होगी, एस से ज्यादा होगी। अब आपस में मतलब सीडी सीरीज में आपस में कंपेयर कर लो तो वहां पे साइज डिक्रीज हो रहा है ना, तो कम होगा। हाँ और ऐसे भी मेटल्स है ना, तो मेटल की तो आयनाइजेशन काफी कमी होती है। अब एस से कम होगी क्योंकि एस ज्यादा मेटालिक है तो ये भी मेटल्स है, तो वहां भी अपन मेटालिक होने का रीजन यही देंगे कि दे हैव लो आयनाइजेशन होता है। और फिर वहां पूछा किससे लो, ओके क्या ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव रिलेटिवली low ionization energies and have one or two electrons in their outermost shell. As a result, metallic bonds are formed. As a result, metallic bonds are formed. As a result, metallic bonds are formed. Hence, they behave as metals. Hence, they behave as metals. Hence, they behave as metals. The unpaired d electrons, the unpaired d electrons, the unpaired d electrons also results in the formation of metallic bonds. The unpaired d electrons also results in the formation of metallic bonds. The unpaired d electrons also results in the formation of metallic bonds. मतलब अब d में दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं,
ये आपके एस वाले में तो सिर्फ एस वाले इलेक्ट्रॉन्स ही थे जो पार्टिसिपेट करेंगे फॉर मेटालिक बॉन्डिंग, और यहाँ पे आउटर मोस्ट वाले भी करेंगे और डी के अनपेड इलेक्ट्रॉन्स भी मेटालिक बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो सब thus in the formation of metallic bond, thus in the formation of metallic bond, thus in the formation of metallic bonds, both ns and n-1d electrons participate. Both ns and n-1d electrons participate. So greater the number of unpaired d electrons, greater the number of unpaired d electrons, greater the number of unpaired d electrons, stronger is the bonding, stronger is the bonding, stronger is the bonding due to the overlapping of, due to the overlapping of, due to the overlapping of unpaired electrons, due to the overlapping of unpaired electrons. ये हाफ फिल्ड शेल्स ही तो आपस में ओवरलैप करते हैं, अगर शेल्स ऑलरेडी फुलफिल्ड है दे वोंट ओवरलैप विद ईच अदर ना, एक हाफ फिल्ड शेल दूसरे हाफ फिल्ड शेल के साथ ओवरलैप करता है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट स्पिन ले लेते हैं और बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। n-1d वाला तभी तो बोला मेटालिक बॉन्ड ऐसे ज्यादा मेटालिक हो जाएंगे, वो आप रिएक्टिविटी केस में बोल सकते हो कि दे विल बी मोर रिएक्टिव, अगर आप एनर्जी भी कंपेयर करो तो उनकी एनर्जी कम हो गया एनर्जी। unpaired electrons between different metal atoms, unpaired electrons between different metal atoms, between different metal atoms, ठीक है। Cr chromium Cr, MO molybdenum and W, ये तीन एलिमेंट्स के नाम लिखना। Cr chromium हो गया, इसके पास 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट, molybdenum ये भी वैसे ही है, एंड टंगस्टन के नीचे वाला, तो इन तीनों में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये सबसे ज्यादा मेटालिक की होगी, ठीक है। इससे टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट अपन सबसे ज्यादा बोलते हैं ना, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, सारे एलिमेंट, हाँ सारे एलिमेंट्स, तभी तो इसको अपन यूज करते हैं ना फिलामेंट बनाने के लिए। हाँ क्या लिख रहे हो, Cr, MO, W, Cr मतलब क्रोमियम, MO मतलब molybdenum and W मतलब tungsten have maximum number of unpaired d electrons, have maximum number of unpaired d electrons and are therefore hard metals, and are therefore hard metals, and are therefore hard metals। और वही जब अपन इन्हीं सीरीज के आखिरी की बात कर ले, कौन कौन है इनके आखिरी में, जिंक, मर्क्यूरी, कैडमियम, अब ये कम मेटल्स है, एंड आर देयरफॉर हार्ड मेटल्स इसलिए, whereas zinc, Zn, Cd, cadmium and Hg are not very hard, Hg तो लिक्विड है, हाँ उन्हीं सीरीज के आखिरी वाले की बात कर रहा हूँ जिनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। हमने पहले बीच वालों की बात की जो हार्ड मेटल्स हैं जिनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है मैक्सिमम नंबर में, ठीक है। उसका बात कर रहे हैं जिंक, कैडमियम, Hg, they are not very hard due to absence of unpaired electrons, due to absence of unpaired electrons, due to absence of unpaired electrons, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी का हिंट डाल के छोड़ देना, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स।
ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं।